हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में ये हमारा 14th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 रिवाइज करेंगे, दैट इज वाटर। इसके बाद 2 और चैप्टर है, फिर आपका 6 वाला सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, साथ ही साथ एग्जाम्पलार के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक नया करके जो है ना आपका सिलेबस में अपडेट हुआ है क्यूरियोसिटी करके, कि सारे जो हम ज्योग्राफी और पॉलिटी अलग करके पढ़े हैं ना, उन सब के चैप्टर्स को एक साथ मिला के आपका कर दिया गया है सोशल साइंस। और दूसरा चीज ये किया है कि साइंस जो है ये नाम हटा के उसके जगह कर दिया गया है, तुम्हारा उस बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। ये आपका जो न्यू बुक है, कह सकते हो एनसीईआरटी का अपडेट हुआ है 6 और 7 का। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नया चीज है। जो पहले जितने अलग अलग चैप्टर्स पढ़े थे ना, उसमें से भी जो एक्सक्लूसिव चैप्टर्स है उसको छांट के आपका एक जगह कर दिया गया है। माने जो पढ़ाए हैं ना वही सब है, बस ये है कि थोड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम्स वगैरह ऐड कर दिया गया है, और कुछ जो छोटे मोटे इरेलीवेंट फैक्ट्स या चैप्टर्स थे उसको हटा दिया गया है। जो थोड़ा लॉजिकल है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये हुआ है, तो जो थोड़ा लॉजिकल है उसको आपका ऐड कर दिया गया है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल न्यू है फिर से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल अगर आपको लगता है कि वो पढ़ाने की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे पहले भी बहुत सारे बच्चों ने कनेक्ट किया है और हमसे काफी सारे टॉपिक्स का डिमांड किया, जिसमें से बहुत कुछ फुलफिल हुआ है और बहुत अभी बाकी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं, रादर रिवाइज करते हैं। वाटर है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, बहुत बड़ा नहीं है, फटाफट देखते हैं। बहुत सिंपल है ये चैप्टर। इसमें कह रहा है कि किस एक्टिविटी में पानी का यूज इन्वॉल्व नहीं है। तो खुद ही लॉजिक लगाओ। ड्राइंग वेट क्लॉथ, यहां पानी का कोई यूज नहीं है। आप कपड़े धोओगे तो एक मग या एक बाल्टी पानी तो लगेगा, तभी आप वॉश करोगे। ड्राई क्लीनिंग्स भी होता है तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पानी नहीं यूज होता है, बट स्टिल आपका जब ओवर थिंकिंग वाला दिमाग अगर एक्टिव हो रहा है, बट स्टिल अगर आप ड्राई क्लीनिंग वाले एरिया में जाके विजिट करना तो वहां थोड़ा पानी का इस्तेमाल होता है। बाथिंग के लिए तो है ही, बाथिंग के लिए तो आपको पानी चाहिए ही चाहिए। बर्तन साफ करने के लिए भी पानी चाहिए, चाहे मशीन से साफ करवाओ या इंसान से। लेकिन भीगा कपड़ा को सुखाना है तो वापस से पानी देके नहीं ना भिगाएंगे, उसको छोड़ देते हैं कि वो सूखे हवा में, धूप में, पंखे में। तो यहाँ पानी का जरूरत नहीं है, यहाँ तो पानी हम हटा रहे हैं उस कपड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल यू यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, सबसे कम। तो यहाँ अगेन ओवर थिंक नहीं करना है, जो यूजुअल होता है, जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है हमारे डे टू डे में, उसको लेके सोचना है। तो बाथिंग में मान लो 1 बाल्टी पानी लगा, कपड़े धोने में भी आपका आधा बाल्टी 1 बाल्टी बाल्टी से पानी लगा, रूम को साफ करने, मॉपिंग मतलब साफ करना, पोछा मारना जिसे कहते हैं, उसमें भी कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट 2 बार पानी बदलना होगा, और कुछ नहीं तो आपका एक एक 2-3 मग लग ही जाएगा। लेकिन ब्रश करने में एक नॉर्मल रूटीन में सबसे कम आपका पानी का खर्च होता है। अब इसमें अगर कोई ओवर थिंक कर जाए, पागलों जैसा सोच ले कि कोई इंसान है जो एकदम इररिस्पॉन्सिबल है, उसने नल खोल दिया और आराम से घूम के ब्रश कर रहा है, तो वो आपका वेस्टेज है। जबकि यहाँ पे यूज की बात कर रहा है और वेस्टेज की बात यहाँ नहीं कर रहा है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज सोचो तो ब्रश करने में बाकी के तुलना से बहुत कम पानी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 पेज ऑफ योर बुक। अब देखिए ये क्वेश्चन ना पूरी तरह से इररिलेवेंट है, कोई खास इसका लेना देना नहीं है, बट चैप्टर में जिक्र था कि हाँ 10 बाल्टी पानी खर्च होता है तब जाके आपका 1 पेज बनता है। तो ये बस एक इन्फो था, एक एग्जाम्पल था जो आपको बता रहा था कि आपको कोई भी चीज जो पेपर का बना है ना, उस पेपर के बने हुए चीज का इस्तेमाल बहुत वाइजली करना है। नहीं तो आप सोच लो कि अगर एक एक पन्ना अगर आप बर्बाद कर रहे हो तो आप इसका मतलब 10-10 बाल्टी पानी का आप खपत कर रहे हो, बर्बादी कर रहे हो। तो ये लर्न करने का इसको फैक्ट को जरूरत नहीं, कोई एग्जाम आपसे नहीं पूछा कितना बाल्टी, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर पेपर पे। कहीं आपका 1 बाल्टी में भी हो जाता है, कहीं 10 में, कहीं 50 बाल्टी भी लगता है। पेपर के साइज पे भी डिपेंड करता है। तो इस फैक्ट को याद करने का जरूरत नहीं, बहुत इररिलेवेंट बकवास क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाटर इन आवर टैप कम्स फ्रॉम। अब ये कहीं से भी आ सकता है, किसी भी वाटर सोर्स से हो सकता है, वो नदी हो, तालाब हो, कुआं हो। कई लोग ने देखा होगा कि कुएं से पानी खींच खींच के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हो गया कि मैकेनिकली यूज किया। कई लोग उस कुएं के अंदर पाइप लगाते हैं, मोटर रहता है उससे अटैच, मोटर वहां से पानी खींचता है, टंकी में भरता है। किसी के यहाँ आसपास तालाब से, हिली एरियाज वगैरह में देखोगे तालाब से आता है, ग्राउंड वाटर से भी आता है, झील झरने से आता है, कहीं पे आप प्लेन एरियाज में नदी से भी देखोगे। तो हर जगह से आ सकता है पानी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इवेपोरेशन ऑफ वाटर विल बी स्लोएस्ट, सबसे धीमा कब होगा। तो देखो इवेपोरेशन के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए,
और एयर में मॉइस्चर कम होना चाहिए, मतलब ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। साथ ही साथ विंड का जो स्पीड है, विंड स्पीड, वो भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एंड इन डायरेक्शन, या ऐसे सिंपली सोचो, छोड़ दो इतना को, विंड का स्पीड क्या होना चाहिए, हाई। कभी कभी देखते हैं धूप नहीं रहता है बट हवा चल रही होती है, कपड़ा सूखने के लिए डला होता है और वो काफी फ्लटर कर रहा होता है और देखोगे कि बिना धूप के भी सूख गया। अगर ये तीनों कंडीशन है तो सबसे अच्छा होगा। अब मान लो एयर में पहले से ही मॉइस्चर है, तो एयर का भी एक लिमिटेशन है ना, वो कहेगा कि फर्दर मॉइस्चर हम कैरी नहीं कर सकते हैं, तो इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे और साथ ही साथ एक और चीज है कि ओपन में रख दो, जितना खुले में रहेगा कोई भी पानी का चीज तो इवेपोरेट उतना ज्यादा करेगा, पानी का वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि कह रहा है सबसे पहले कि एक ट्रे ऑफ वाटर केप्ट इन, वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा उतना स्लो रहेगा, ये ध्यान में रखना। सनलाइट, धूप भी है और बहुत कम है, ट्रे में है, तो ये तो सबसे फास्टेस्ट होगा। बर्नर पे रखा है, आप आग पे रख दिए हो, और उसके बाद क्या है कि केटल में है, इसमें भी पानी कम है और हीट क्या है ज्यादा, फास्ट होगा। ग्लास ऑफ वाटर केप्ट इन रूम, एक ग्लास पानी है लेकिन रूम में रखा हुआ है, चलो ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं ऑप्शन कि बकेट ऑफ वाटर है केप्ट ऑन रूफ टॉप। अब देखो रूफ टॉप है तो यहां पे जो क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इरेलीवेंट हो गया, क्योंकि देखिए एक बाल्टी पानी है, स्टिल आपका क्या है, कह सकते हो कि अगर मान लो रूफ टॉप पे सन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सनलाइट नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, टेम्परेचर भी बहुत कम है, और साथ ही साथ आपका क्या है, ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट का ज्यादा है, तब तो स्लो हो जाएगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे पूछ दिया है तो ऐसे में होता है ना कि जो गलत है ऑप्शन उसमें से भी कम गलत को छांटना है, तो आप इस ऑप्शन के साथ जाइए, क्योंकि रूम में रखा हुआ है तो यहाँ पे जो वो हीट है, जो टेम्परेचर है, वो उतना अच्छे से नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि यहाँ पे क्या है, कंडीशंस लगा के पूछना चाहिए, तो कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि सी भी हो सकता है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं डी भी हो सकता है, दोनों के आर्ग्यूमेंट में आप गलत नहीं कह सकते हो, बट स्टिल होता है ना कि जो आपका 50-50 है उसमें पलड़ा थोड़ा सा भारी ऑप्शन सी का पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में हीट के प्रेजेंस में इवेपोरेट कर जाता है, तो ऐसे में आपका क्या होता है, रिलीजेस वाटर वेपर, वाटर इवेपोरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लाउड्स आर, तो भाई क्लाउड्स आपका है क्या, तो बादल हम लोग पढ़ते थे ना कि जो जमीन है, जमीन का पानी आपका क्या हुआ, इवेपोरेट कर गया, और फिर वो आपका ऊपर जा जाके धीरे धीरे कूल होता है वेपर, कि यहाँ पे जमीन है, यहाँ से आपका वेपर ऊपर गया और यहाँ पे जाके कूल हो गया, कूल हो गया, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया। और ये ड्रॉपलेट्स क्या हो रहा है, नीचे गिर रहे नहीं रहा, फिलहाल अभी क्या है, फ्लोट कर रहा है, जब ये सैचुरेट होगा तब जाके रेनफॉल या स्नोफॉल के फॉर्म में गिरेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन एयर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि डस्ट एंड वाटर वेपर क्यों नहीं होगा, वाटर वेपर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाके वो कूल हो गया है, और डस्ट जो है वो पोल्यूशन के टाइम होता है। यहाँ यूजुअल क्वेश्चन पूछा है क्लाउड्स, मतलब नॉर्मल कंडीशन मान के। तीसरा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर नहीं होगा क्योंकि वो कंडेंस हो जाता है। हाँ, ये कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर अलॉन्ग विथ वाटर, तब हम कहते हैं। नेक्स्ट है रेन ड्रॉप्स इन एयर, रेन ड्रॉप्स अगर वो है ही तो फिर क्लाउड्स कैसे रहेगा, वो तो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, कुआं खोदते हो तो जमीन से ही पानी उसमें भरता है ना, बाहर से थोड़ी भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू, सबको डैमेज करता है, बाढ़ जब आएगा तो सारे फसल को उखाड़ देगा, घर कमजोर है तो वो उखड़ जाएगा, गाड़ी बंगला ये सब सब ढह जाएगा, तो सबके लाइफ को, प्रॉपर्टी को, सबको डैमेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, मतलब है कहीं पे भी अगर पानी गिर रहा है उसको आपको कैच करना है। तो ये क्या था, पढ़े थे ना कि पानी है, पानी जो है वो आया रेन के फॉर्म में, तो रेन वाटर है, और उसको हम पकड़ के अपने फ्यूचर के इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। तो जब भी हम यूजेबल फॉर्म में किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं ना कि वो हार्वेस्ट किया गया, अनाज उग रहा है लेकिन उसको हम काट के उससे दाने निकाले ताकि हम यूज करें, तो हम कहते हैं ना हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो ये आंसर हो जाएगा क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अब यहाँ पे अगेन ये आपका यूजलेस क्वेश्चन है, कोई खास काम का नहीं है। यहाँ क्या लिखा है कि इसमें क्या दिखा हुआ है, कौन कौन सा एक्टिविटीज है, बच्चों वाला है कि देख रहे हो, कोई वॉश कर रहा है कपड़े को, कोई बाथिंग कर रहा है, कोई अपने पर्सनल यूज के लिए पानी खींच रहा है, यहाँ पे भी कोई मटके में, आर्दन पॉट्स में, कोई आपका स्टील के बकेट में ले रहा है या आयरन के बकेट में, ये कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अब आपको कह रहे हैं कि कोई दो एक्टिविटी का नाम बताओ जिसमें एक से ज्यादा बाल्टी पानी का खर्च होता है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि क्रॉप को इरिगेट करने के लिए एक से ज्यादा बाल्टी का खर्च हो सकता है, कपड़े को धोने के लिए, वॉशिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ्स,
लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ्स, काफी सारा ये है, या कह सकते हो वॉश करना है आपको पूरे कंप्लीट हाउस को, घर को, तो उसमें एक से ज्यादा बाल्टी लग सकता है। अगेन ये भी एक तरह से यूजलेस ही क्वेश्चन है, ये आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा। दो एक्टिविटी जिसमें लेस देन 1 बकेट लगता है, भाई टीथ को क्या करना है, ब्रश करना है, एक प्लेट को वॉश करना होगा खाली और एक प्लेट को वॉश करना है, तो उसमें बाल्टी भर का थोड़ी पानी लगे, एक मग पानी में भी हो जाएगा। तो अगेन ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, पूरी तरह से यूजलेस क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है कि वाई डू वेट क्लॉथ्स प्लेस्ड ऑन अ क्लॉथ लाइन गेट ड्राई आफ्टर सम टाइम, एक्सप्लेन। क्योंकि आफ्टर सम टाइम हो क्या रहा है तुम्हारा, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है जिस वजह से ड्राई हो रहा है। इसी को एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख लेना कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट in the surrounding and the presence of wind, the water gets evaporated, या water converts into water vapor and gets lost into the atmosphere, hence clothes get dried up। एक वर्ड में लिखना है तो evaporation हो गया। अगला क्वेश्चन है water kept in sunlight gets heat from sun and is evaporated, but how does water kept under shade, पेड़ के छाया में है फिर भी क्या हो रहा है कि वो तुम्हारा इवेपोरेट हो रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है फिर भी क्या हो रहा है कि ये तुम्हारा इवेपोरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सप्लेन क्या है, एक्सप्लेनेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, इनडायरेक्ट हीट ऑफ सन, डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है लेकिन इनडायरेक्ट हीट ऑफ सन इसको मिल रहा है, जिस वजह से अब इनडायरेक्ट कैसे, पेड़ पे पड़ा, वहां से रिफ्लेक्ट हुआ तो कुछ इन्वायरमेंट में चला गया, कुछ उस चीज पे पड़ा, जमीन पे अगल बगल के पड़ा, वो रिफ्लेक्ट हुआ, जमीन ने एब्जॉर्ब किया, ट्रांसमिट किया और वो बर्तन तक पहुंचाया। तो उसको ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड है, हीट उस तक पहुंच रहा है लेकिन इनडायरेक्ट फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू द एरियाज कवर्ड विथ कंक्रीट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी। देखो कंक्रीट क्या होता है ना, इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल कहने का मतलब है कि वाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बारिश से जो पानी गिरेगा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और एब्जॉर्ब नहीं करेगा जिस वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, GW मींस ग्राउंड वाटर, वो नहीं होगा। तो पानी खाली उड़ता जाएगा बट कितना भी रेनफॉल होगा वो अंदर तक जाएगा ही नहीं, तो ग्राउंड वाटर का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज देयर अ नीड फॉर कंजर्विंग वाटर, 2 रीजंस आपको बताना है। क्यों कंजर्व करना है, कंजर्व इसीलिए करना है क्योंकि पहला तो रीजन है कि लॉस बहुत ज्यादा हम लोग कर लिए हैं, हमारा पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है, हमारे डेवलपमेंट्स इतने बढ़ गए हैं कि हमने बहुत सारा लॉस कर दिया है, जिस वजह से पानी का एनवायरनमेंट में क्या है, क्राइसिस है। और दूसरा रीजन है कि जितने भी जिंदा रहने के लिए एसेंशियल प्रोसेस होते हैं, चाहे वो खाना खाना हो, खाना का डाइजेशन हो, या फिर बेसिक हाइजीनिक प्रोसेस है, सबके लिए पानी चाहिए। तो अगर नहीं रहेगा तो हम बीमारी से, प्यास से, खाने के मेटाबॉलिज्म रुक जाने से खाना नहीं पकेगा, खाना नहीं मिलेगा, खाना उगेगा ही नहीं, पकाना तो बात की बात है। इन सब की वजह से पूरा पॉपुलेशन वाइप ऑफ हो जाएगा, इसीलिए हमें पानी को कंजर्व करने की जरूरत है। ऐसे है तो ये आपका 10-12 रीजन है, लेकिन 2 पूछा है तो 2 पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, अब कुछ वर्ड दिया उसी हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला आपका क्या है कि कह रहा है कि वाटर एज, अब कह रहा है डैश गोज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो क्या हो रहा है कि ये आपका जैसे क्या, एज गोज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो वाटर किस रूप में जाता है, वेपर के फॉर्म में। कौन से प्रोसेस से, इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन। दूसरा कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन। एंड फॉर्म्स ऊपर जाके क्या बनाता है, तो क्लाउड्स बनाता है। विच ऑन कंडेंसेशन फॉल इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में फॉल होता है, तो या तो स्नो के फॉर्म में आ सकता है या तो रेन के फॉर्म में आ सकता है। सिर्फ यही 2 नहीं, आपका हेल स्टॉर्म्स है उसके फॉर्म में आ सकता है, स्लीट के फॉर्म में आ सकता है, तो कई सारे ड्रिजल के फॉर्म में आ सकता है, बट ये 3 चीज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। इसमें है कि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो sooner or later goes back to the sea or ocean, explain how it happens। कुछ नहीं है, यहां पे आपको वाटर साइकिल अच्छे से ड्रॉ कर देना है, वाटर साइकिल को बढ़िया से बना देना है। कैसे आपका क्या हो रहा है कि सीज ओशन में जा रहा है, तो क्या हुआ कि यहां से वाटर इवेपोरेट किया तो बन गया क्या, क्लाउड्स। फिर क्लाउड जो है वो रेनफॉल किया, रेनफॉल करने के बाद क्या है कि कुछ तो पानी एब्जॉर्ब कर लिया जहां पे भी गिरा, कुछ आपका ऐसे रन ऑफ की तरह गया। तो रन ऑफ की तरह हो सकता है कि पहले लेक में जाए, फिर यहां से लेक से आपका डिस्चार्ज होते होते हो सकता है लेक का कोई माउथ रिवर में खुल रहा हो और ये रिवर ट्रैवल करके आपका सीज या ओशंस में जाता है। एंड अगेन इन सब से आपका क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है, तो फिर क्लाउड बन रहा है, फिर पानी इधर जा रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो कुछ नहीं, वाटर साइकिल आपको ड्रॉ कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ सी वाटर रीचेस लेक और पॉन्ड। फिर से सेम, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहां पे आपको वाटर साइकिल का ही डायग्राम बना देना है। अगला क्वेश्चन है डिसॉल्व 2 स्पून्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन हाफ अ कप ऑफ वाटर। नाउ इफ यू वांट टू गेट द सॉल्ट बैक, हाउ विल यू गेट इवेपोरेशन। ये केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में भी हम लोग देखे थे, जो सेपरेशन करना था उसमें भी क्या था कि जब नमक को घोल, ये चीज चीनी के साथ नहीं हो पाता है, क्योंकि चीनी के साथ ना हम लोग चैरिंग वाला एक प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम जब उसको पानी में घुले हुए चीनी को जब हम इवेपोरेट करते हैं तो पहले तो सिरप बनना शुरू होता है, उसके बाद वो क्या होता है कि चार कर जाता है, मतलब कार्बन उसके बाकी के कंपोनेंट टूट जाते हैं, कार्बन के फॉर्म में वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। आप चीनी को रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन नमक को आसानी से गैस पे रखो, बॉईल होते 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 क्या होता है ना कि वो आपका वो हीट टॉलरेंट होता है उतना जल्दी, क्योंकि चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नमक इनऑर्गेनिक है, इसीलिए उसके अंदर रेजिस्टेंस है। कितना भी हीट पड़ेगा सारा पानी उड़ जाएगा, नमक पीछे छूट जाएगा। लेकिन चीनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो क्या होगा, पिघल जाएगा हीट के बाद। तो इसी वजह से आप चीनी वाला सोल्यूशन को रिकवर नहीं कर सकते, बट नमक वाले को कर सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो ये यहाँ पे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखो ऐसे करके छत बना लेना। ये घर है, यहाँ से छत से एक पाइप ऐसे करके निकाल लेना है। अब इसका दो काम कर सकते हो, या तो ऐसे कंटेनर बना लो ये कि यहाँ जो भी पानी आ रहा है वो सब यहाँ से निकल जाए, या नहीं तो दूसरा ये काम कर सकते हो कि ऐसे बना लिए घर, यहाँ से पाइप ये रफ बना रहे हैं। अब यहाँ ये जमीन है, इसके अंदर अंडरग्राउंड करके हमने क्या कर दिया, ऐसे करके बना लिया, जो कि कलेक्ट हो गया। या रिचार्ज भी कर सकते हैं कि हम कंजर्व नहीं करना चाहते, हम जमीन को अंडरग्राउंड वापस देना चाहते हैं, तो हम क्या किए, इसको डीप कर दिए ताकि वो पानी अंदर जाके ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाए। तो यही आपका क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, किसमें, रूफ टॉप का। तो इसके साथ हमारा ये छोटा सा चैप्टर फिनिश होता है। बस 2 और चैप्टर्स है, उसके बाद क्लास 6 पूरी तरह खत्म हो गया। अगेन क्या है कि हमारा जो न्यू अपडेट दिया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके लिए आपका क्या है कि जो हम लोग अलग ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री पढ़े हैं 6 और 7 के लिए, उसको मिक्स करके, मतलब ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ये सब के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मिला के, हम लोग ज्यादा ही पढ़े हैं बट यहाँ पे क्या किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मिला के एक ही सब्जेक्ट कर दिया, दैट इज सोशल साइंस। आप रीड करके देखना, कोई इश्यू होगा तो बताना, आपको वीडियोस मिल जाएगा, नहीं तो वो सारा कुछ पढ़ाई हुआ है आपका। बस सुंदर सुंदर सा डायग्राम बना दिया, अट्रैक्टिव बना दिया ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या है, डायग्राम बनाओ ना बनाओ, पढ़ना तो उतना ही है। दूसरा है क्या कि आपका जो साइंस है, इस साइंस वर्ड को एलिमिनेट करके इसके जगह आपका क्या ऐड कर दिया गया है, क्यूरियोसिटी नाम। वही सारे चैप्टर्स है, कुछ अलग नहीं है, कुछ कम ही है बट ज्यादा नहीं है। स्टिल कुछ है तो आप डिमांड करना। और दूसरा चीज है ना क्या कि हमारे कुछ कुछ क्लासेस में ना ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके दिया हुआ है, तो ये आपको क्या करवाएंगे, ये आपको लेक्चर्स के थ्रू समय के साथ मिल जाएगा। जैसा जैसा आप डिमांड करोगे वैसा वैसा फुलफिल होता जाएगा। अभी कुछ कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।